हेलो बच्चों, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग कला एवं संस्कृति के अंतर्गत उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और साथ ही साथ हमारी यह कोशिश भी है कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं जो विगत वर्षों में, उसे भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। दूसरा, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि टॉपिक के साथ प्रश्न देने का मेरा तात्पर्य यहां पे यह है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह आपके एग्जाम से संबंधित है, क्योंकि यहां से प्रश्न विगत वर्षों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अब अगर विगत वर्षों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं तो आगे भी इससे प्रश्न पूछने की जो संभावना है वह बच्चों ज्यादा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो टॉपिक है जो हेरिटेज से संबंधित है, विरासत से संबंधित है, और ऐसे भी हम सबको अपने विरासत के संदर्भ में उसे जानना चाहिए कि हमारी विरासत क्या है, विरासत के प्रकार क्या हैं। जानना यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके एग्जाम से जुड़ी हुई है चीजें हैं और यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे यह देखना है कि हेरिटेज अर्थात विरासत कहते किसे हैं। इससे संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप सब विरासत के संदर्भ में डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अन्य वीडियो को देखें और उसे समझें, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो कमेंट्स में आप इसके उत्तर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां मैं जो भी पढ़ाऊंगा उत्तर आप ही को देना है, और यह प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विरासत, हेरिटेज। तो हेरिटेज के संदर्भ में देखा जाए तो विरासत वह है जिसे हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे राष्ट्र, समाज, देश, परिवार की गौरव है, एक पहचान है, धरोहर है। यह विरासत हम दो रूपों में प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रकृति से और दूसरी अपनी संस्कृति से। जिस विरासत को हम अपने प्रकृति से प्राप्त करते हैं वह प्राकृतिक विरासत कहलाते हैं। जैसे जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, चाहे वह नदी हो, पर्वत हो, वन्य जीव हो, खनिज हो, मरुस्थल हो, तो ये सारे प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं। इन सबको हम सब प्रकृति से प्राप्त करते हैं, नेचर से प्राप्त करते हैं। इसलिए यह सांस्कृतिक विरासत है, और इस संदर्भ में हमने इस पे वीडियो भी डाल रखा है कि कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था कि 7 हमारे ऐसे विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में दर्ज किया गया है। तो 7 सांस्कृतिक विरासत और एक मिश्रित विरासत, यानी मिश्रित विरासत वह विरासत होता है जो प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। तो उस संदर्भ में अगर कंचनजंगा को देखा जाए तो वह हमारे सांस्कृतिक विरासत है। उसके बाद देखा जाए तो हमारे सांस्कृतिक विरासत, यानी एक वह विरासत जिसे हम अपने प्रकृति से प्राप्त करते हैं, और दूसरी वह विरासत जिसे हम अपने संस्कृति से प्राप्त करते हैं, कल्चर से प्राप्त करते हैं, तो वह सांस्कृतिक विरासत है। और इस संदर्भ में संस्कृति से हम 2 रूपों में विरासत को प्राप्त करते हैं, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल, एक मूर्त रूप में और दूसरा अमूर्त रूप में, एक निर्मित है और दूसरा जीवंत है, लिवली है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत भी हमारे हैं, और सांस्कृतिक विरासत में एक तो पुरातात्विक विरासत
जो आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज के नाम से जाने जाते हैं, जिसे जो टेंजिबल हेरिटेज हैं, जो निर्मित हैं, जो सभ्यता के पाठ हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी हमारी विरासत है जो जीवंत हैं, जो इनटेंजिबल हैं, अमूर्त हैं। तो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी हैं, जैसे भाषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, नृत्य, संगीत। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के तहत देखा जा सकता है। इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी भाषा को बदल सकते हैं, आप अपने रीति रिवाज को बदल सकते हैं, अपने धर्म को बदल सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि 13 हमारे ऐसे भी जीवंत विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो हमारे धरोहर हैं, जो हमारे पहचान हैं। जैसे कुंभ मेला, नवरोज, योग, इन सब पे हमने चर्चा किया था। बहुत सारे नृत्य संगीत भी हैं, जैसे कुटियाट्टम हो गया, संकीर्तना हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कुछ हमारे टेंजिबल हेरिटेज भी हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इसी टेंजिबल हेरिटेज से संबंधित चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमारे टेंजिबल हेरिटेज हैं, जो हमारे मूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, जो हमारे सभ्यता के पाठ हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ इनकी संख्या 30 है। तो इस प्रकार से आप यह देख सकते हैं कि हमारे देश के कितने ऐसी विरासत हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो 43 और 8, तो यह 51 ऐसे हमारे विरासत हैं, जिसमें प्राकृतिक भी हैं, जिसमें सांस्कृतिक भी हैं, जिसमें टेंजिबल भी हैं, जिसमें इंटेंजिबल भी हैं, जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो चलिए आते हैं हम लोग इंटेंजिबल हेरिटेज पे, यानी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पे। तो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देखा जाए तो इसमें हमने जैसा कि बतलाया कि इसमें हमारे 30 ऐसे विरासत हैं जो टेंजिबल हेरिटेज हैं, जो हमारे सभ्यता के पाठ हैं। जिसमें अजंता की गुफा को देखा जा सकता है, जिसे 1983 में शामिल किया गया आपको यूनेस्को में। यह भी हमारा यानी टेंजिबल हेरिटेज है, हमारा मूर्त विरासत है, पुरातात्विक विरासत है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसी प्रकार एलोरा की गुफा को देखा जा सकता है, यह भी महाराष्ट्र से संबंधित है और इसे भी 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया हमारे मूर्त विरासत के रूप में, टेंजिबल हेरिटेज के रूप में। उसके बाद देखा जाए तो ताजमहल जो आगरा में अवस्थित है, इसे भी टेंजिबल हेरिटेज के रूप में, हमारे मूर्त विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया 83 में। आगरा के किला को भी 1983 में ही टेंजिबल हेरिटेज के रूप में आपको यूनेस्को में शामिल किया गया, जिसका निर्माण आपको मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। तो वहीं ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां के द्वारा किया गया था, जो अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में उसको निर्मित किया था, जो प्रेम का उदाहरण है। उसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखा जा सकता है, जो भुवनेश्वर में अवस्थित है। यह भी आपको 1984 में टेंजिबल हेरिटेज का इसे भी दर्जा दिया गया, मूर्त विरासत धरोहर के रूप में इसे भी पहचान स्थापित किया गया, जो सूर्य देव को समर्पित आपको मंदिर है और जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। तो इस प्रकार से यह भी महत्वपूर्ण विरासत है। उसके बाद आप देखें तो स्मारक समूह ऑफ महाबलीपुरम, यानी महाबलीपुरम के मंदिरों का जो समूह है, तो उस मंदिरों के समूह के जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं जो महाबलीपुरम के अंतर्गत हैं, जो रॉक कट आर्किटेक्चर के अंतर्गत मंदिर हैं, इन्हें भी 1984 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। उसके बाद गोवा के चर्च, जिसका निर्माण पुर्तगालियों ने किया था, तो इस चर्च की जो महत्वपूर्ण जो वेसलिका है, जो उसका पवित्र भाग है, उसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया 1986 में। उसके बाद देखा जाए खजुराहो मंदिर, जिसका निर्माण चंदेलों ने किया था, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह भी हमारा टेंजिबल हेरिटेज है और इसे भी वर्ष 1986 में आपको यूनेस्को में शामिल किया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो हम्पी मोन्यूमेंट्स, हम्पी स्थित स्मारक समूह है। यह भी हमारे स्थापत्य के ही उदाहरण है। बहुत सारे मंदिर हैं जो विजयनगर के शासन काल में कर्नाटक में बनाए गए थे, वर्तमान कर्नाटक में, जिसे वर्ष 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद देखा जाए तो फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था और इसे भी वर्ष 1986 में टेंजिबल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद देखा जाए तो चोल कालीन जो मंदिर हैं, इस वर्ष 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। चाहे तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर हो, राजराजेश्वर मंदिर हो, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर हो, तो ये सारे मंदिरों को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो चोल शासकों के द्वारा निर्मित था। उसके बाद आप देखें तो पट्टदकल मंदिर समूह, जो आपको कर्नाटक में अवस्थित है, जो वेसर शैली के मंदिर हैं, इसे भी आपको वर्ष 1987 में यूनेस्को में टेंजिबल हेरिटेज, मूर्त
विरासत के रूप में, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद आप देखें तो एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा को भी, जो महाराष्ट्र में ही अवस्थित है, जिसका नाम पुर्तगालियों ने एलिफेंटा रखा था, यहाँ से में ब्रह्मा, विष्णु, शिव कि तीनों की मूर्तियां प्राप्त होती है, जो गुप्त शासन काल में बनी थी, क्योंककि पहली बार गुप्त शासन काल में ही त्रिदेव की संकल्पना आई थी, जिसमें जनक, पालक और संहारक के रूप में उन्हें दिखाया गया है। तो इसे भी यूनेस्को में वर्ष 1987 में सम्मिलित किया गया टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में। उसके बाद देखा जाए तो बुद्धा स्तूपा ऑफ सांची, सांची स्थित बुद्ध का जो स्तूप है, जो बौद्ध धर्म में पूजा के लिए जाना जाता है, जो बुद्ध के प्रतीकात्मक पूजा के रूप में उसकी पूजा की जाती है, तो जिसका निर्माण आपको मौर्य शासक यानी अशोक के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था, तो इसे भी वर्ष 1989 में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद आप देखें हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो गुंबद है, तो हुमायूं के गुंबद को भी, हुमायूं के मकबरा को भी आपको वर्ष 1993 में इसका आपको यानी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में, हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण आपको मुगल शासन काल में अकबर के समय में हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम के द्वारा की गई थी, जिसमें अकबर का तो कोई हाथ नहीं था। यह मकबरा की इसलिए इसकी प्रसिद्धि है क्योंकि यह जो मकबरा है, हुमायूं का जो मकबरा है, यह एक तो आपको देखते हैं कि चार बाग शैली में निर्मित है। ऐसे चार बाग शैली जो लोदियों के समय काल में प्रारंभ हुई थी, जिसमें चारों तरफ बगीचे और बीच में मकबरे का निर्माण किया जाता था। तो इसी तर्ज पर इस गुंबद का निर्माण, इस मकबरे का निर्माण आपको किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आप देखें तो यह ताजमहल का पूर्वगामी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसी के नकल पर ताजमहल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा कुतुब मीनार, जो सल्तनत शासन काल में जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, जिसे पूरा करने का काम यानी इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में विजय स्तंभ के रूप में निर्माण किया गया था। तो इसे भी वर्ष 1993 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह भी हमारा भारत का अमूर्त यानी मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो नेक्स्ट देखा जाए तो इंडियन माउंटेन रेलवे, जिसके अंतर्गत 3 पर्वतीय रेलवे आते हैं, जिसमें नीलगिरी रेलवे, जिसमें आपको दार्जिलिंग रेलवे, कालका शिमला रेलवे, इन सब को भी आपको यानी यूनेस्को में शामिल किया गया हमारे मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। उसके बाद देखें तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, महाबोधि जो मंदिर परिषद है, तो उस मंदिर परिसर को भी, जो बोध गया में अवस्थित है बिहार के, इसे भी जिसका यानी उसमें स्तूप का निर्माण तो मौर्य शासक अशोक के द्वारा किया गया था, लेकिन आगे चलकर मंदिर का निर्माण आपको गुप्त शासन काल में किया जा रहा है, क्योंकि पहली बार भारत में मंदिर का जो निर्माण होता है, वह मंदिर का निर्माण आपको गुप्ता पीरियड में ही होता है। तो इसे भी 2002 में यूनेस्को में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद देखा जाए तो भीमबेटका की गुफा, यह भी हमारे सबसे प्राचीन गुफा है, जो पाषाण काल के जीवन यापन को दर्शाता है, पाषाण काल की घटनाओं को बतलाता है, उस समय के मनुष्य के बारे में जानकारी देता है, उनके जीवन यापन के विषय में जानकारी देता है कि वह किस प्रकार के जीवन यापन किया करते थे, उनके अंदर कौन सी कला थी। तो वहाँ से हमें केव पेंटिंग की भी जानकारी प्राप्त होती है, जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसे भी वर्ष 2005 में यूनेस्को में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में सम्मिलित किया गया। उसके बाद आप देखें तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है, इसे भी आपको 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया, जो गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद आप देखते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो आपको गोथिक स्थापत्य शैली में निर्मित है, इसे भी वर्ष 2004 में यूनेस्को में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया जाता है। उसके बाद दिल्ली स्थित लाल किला है, जिसे वर्ष 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में, जो दिल्ली को जब राजधानी मुगल शासन काल में बनाया गया, और इस राजधानी का परिवर्तन आगरा से दिल्ली शाहजहां के समय में किया जाता है, उसी समय शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और यह ऐसे भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अंतिम मुगल शासक इसी में थे, जिसके समय में 1857 की क्रांति घटित होती है। हर वर्ष स्वतंत्रता की यादें यहाँ से दिलाई जाती है, उसकी यादें ताज़ा होती है। उसके बाद आप देखें जंतर मंतर, ऐसे जंतर मंतर 5 हैं, लेकिन जयपुर स्थित जंतर मंतर को आपको यूनेस्को में मूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसे भी शामिल किया गया। उसके बाद आप देखें राजस्थान के कुछ पहाड़ी किले हैं, उन पहाड़ी किले में जिनकी संख्या 6 है, उन सब को, चाहे वह चित्तौड़गढ़ का किला हो या अन्य किला हो, तो उन सब को आपको यूनेस्को में 2013 में शामिल किया जा रहा है।
उसके बाद आप देखें गुजरात स्थित एक महत्वपूर्ण रानी की वाव है जो 11वीं सदी में निर्मित थी, उसे भी 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। उसके बाद नालंदा महाविहार जो बिहार में ही स्थित है, जो महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, जिसकी विध्वंस करने का काम सल्तनत शासन काल के प्रारंभिक चरण में बख्तियार खिलजी के द्वारा किया जाता है, इसे भी वर्ष 2016 में यूनेस्को में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद आप देखें तो चंडीगढ़ के राजधानी परिसर, यह भी आपको इसे भी 2016 में यूनेस्को में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में शामिल किया जा रहा है। यह भी हमारी धरोहर है क्योंकि प्लान्ड वे में चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था, जिसके निर्माणकर्ता ली कर्बूजियर थे। उसके बाद देखा जाए तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसे भी वर्ष 2017 में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में शामिल किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई के जो विक्टोरियन परिषद है, तो उसे भी आपको जो गोथिक स्थापत्य शैली का उदाहरण है, इसे भी वर्ष 2018 में टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह भी हमारी धरोहर है, यह भी हमारी पहचान है। उसके बाद लास्ट जो है, जिसे वर्ष 2019 में 30वें टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में जयपुर सिटी को शामिल किया जाता है, जिसको स्थापित करने का काम सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो यह भी हमारा टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार से कुल हमारे 30 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में हैं। अब यहाँ पे देखें तो प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछा गया है, वह प्रश्न को सॉल्व आपको करना है और उसका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप लोग उसी कमेंट में दें। जैसे यहाँ पे आप देखें तो अजंता गुफा, जिसका हमने बताया कि वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह जो गुफा है, यह गुफा आपको महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 7वीं सेंचुरी बीसी तक के बीच में होता है। इसका निर्माण आपको मुख्य तौर पर यानी सातवाहन शासकों के द्वारा किया जा रहा है। इस गुफा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पे हमें मुराल पेंटिंग भित्ति चित्र के बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसमें विशेष तौर पर बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके घटनाओं से संबंधित आपको बहुत सारे यानी चित्र बनाए गए हैं। लेकिन यह रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण स्वतंत्र स्थलों पर नहीं हुआ बल्कि पहाड़ों में ही उस गुफाओं को काटकर उसे गुफानुमा बनाया गया और उसके बाद वहां पे मूर्तियां स्थापित की गई। तो यह चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य कला के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया गया है, जिसका निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें तो एलोरा की गुफा, इसे भी वर्ष 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। यह भी हमारी मूर्त सांस्कृतिक विरासत है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है और यह भी महाराष्ट्र में अवस्थित है। लेकिन इसका निर्माण अजंता के समय में नहीं हुआ, बल्कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच होता है। अब यहाँ पे इसका निर्माण जो है वह सातवाहन शासकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखें तो यह भी रॉक कट आर्किटेक्चर है, शैलकृत स्थापत्य है, यानी पहाड़ों को काट कर ही यहाँ भी हमें मूर्तियां प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अजंता और एलोरा को हमने देखा। यहाँ से आप देखते हैं तो एलोरा की गुफा से हमें सभी धर्मों के जानकारी प्राप्त हो रही है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों ही धर्म की हमें जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से चित्र हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखें तो प्रश्न पूछा हुआ है आपको वर्ष 2016 में और 2013 में। वर्ष 2016 में यह प्रश्न था कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात या बातें समान हैं। अजंता और महाबलीपुरम दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अजंता और महाबलीपुरम, अभी महाबलीपुरम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित नहीं है, बल्कि महाबलीपुरम के मंदिरों का जो निर्माण हो रहा है वह अलग समय काल में होता है। दूसरा, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि जहां अजंता में हम देखते हैं कि वह मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो महाबलीपुरम के जो मंदिर समूह हैं वह आपको
ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है। रॉक कट आर्किटेक्चर के संदर्भ में हमने चर्चा किया था और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसका उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बादामी की गुफा भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बराबर की गुफा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह बराबर की गुफा किसके द्वारा निर्मित किया गया है? मौर्य काल में ही निर्मित है और आजीवक को ही दान प्रदान की गई थी, लेकिन वो किसके द्वारा निर्मित है यह उत्तर आप लोग देंगे। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो यह प्रश्न आपको यहां से पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखें तो बुद्धा स्तूप, जो सांची का बुद्ध स्तूप है, यह निर्माण जिसमें हमने बतलाया था कि मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। स्तूप बौद्ध धर्म में यानी बुद्ध की प्रतीकात्मक पूजा के लिए, स्तूप जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में मंदिर है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद है, ईसाई धर्म में चर्च है, सिख धर्म में गुरुद्वारा है, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो पवित्र जो धार्मिक केंद्र है वह स्तूप है। इस स्तूप के ऊपर आप देखते हैं कि यह हर्मिका है, जो स्तूप का पवित्र भाग माना जाता है, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्य या उनसे संबंधित चीजों को इसमें रखा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है। तो यह एक प्रतीकात्मक पूजा है। बुद्ध स्तूप सांची में आप देखते हैं कि यह मौर्य शासक अशोक के द्वारा निर्मित है और यह कोई रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं है, शैलकृत स्थापत्य नहीं है। यहाँ भी आपको बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन वह चित्र इस पे बनाए गए हैं, यानी तोरण पे, प्रवेश द्वार पे, जो आपको शुंग शासन काल में इसमें निर्मित किए गए थे। तो यह भित्ति चित्र का कोई उदाहरण यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखें तो यहां से एक प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करें। यह 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है। अजंता की गुफा, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उपर्युक्त में से कौन सा या से भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है? तो अभी हमने बतलाया कि सांची स्तूप के संदर्भ में हमने चर्चा किया। अजंता की गुफा, वहां पे दीवारों पे ही चित्र हैं और लेपाक्षी मंदिर में भी दीवारों पे चित्र हैं। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर आप देंगे। नेक्स्ट देखें तो महाबलीपुरम के मंदिर समूह। अभी हमने महाबलीपुरम से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको पूछे हुए था कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ऐतिहासिक दो स्थानों में से कौन सी बात या बातें समान है, जो 2016 में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो अजंता के संदर्भ में हमने अभी चर्चा किया था। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो महाबलीपुरम के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि महाबलीपुरम का जो मंदिर है, यह आपको जैसे अजंता के मंदिर का निर्माण 2वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच होता है। वहीं महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हो रहा है। इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंहदेव महामल्ल के द्वारा होता है, क्योंकि आप दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की जो परंपरा की जो शुरुआत हुई वह पल्लव शासन काल में होती है। और इस समय आपको मंदिर जो है वह स्वतंत्र स्थानों पर मंदिर अभी नहीं बन रहे हैं। पल्लव शासन के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं महेंद्र वर्मन शैली, तो उसमें रॉक कट आर्किटेक्चर है, जिसमें मंडप आकार के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद आगे शासक नरसिंह वर्मन आते हैं, जिन महामल्ल की उपाधि ग्रहण करते हैं, और इनके समय में जो मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है वह मंडप के साथ साथ उसमें रथनुमा संरचना भी जोड़ा जा रहा है। तो यह भी रॉक कट आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। इसका निर्माण 7वीं सदी में होता है। प्रश्न आप उसे समझ सकते हैं। महाबलीपुरम के पूरे मंदिरों को समूह को सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, कृष्ण रथ, वलय कुटय रथ, तो इस प्रकार से हमें यहाँ से कुछ रथ मंदिर भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। जैसे उड़ीसा के कोणार्क के मंदिर को, जो सूर्य मंदिर है, उसे ब्लैक पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसे सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह रॉक कट आर्किटेक्चर है। अब नेक्स्ट आप देखें तो हम्पी मोन्यूमेंट्स, जो विजयनगर के शासनकाल में हम्पी स्थित स्मारक समूह। तो विजयनगर के शासनकाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हिंदू राज्य के रूप में की गई थी, और यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसका निर्माण किया जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो रहा है। जब
दोनों भाइयों को पहले, जो काकतीय वंश के सामंत थे, दोनों को पहले लाया जाता है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। लेकिन जब दक्षिण में रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है, तो इन दोनों भाइयों को भेजा जाता है। दोनों भाई वहाँ पे जाकर हिंदू धर्म में पुनः स्थापित होते हैं और उसके बाद एक नए राजवंश अपने पिता के नाम पर हरिहर यानी विजय अपने पिता के नाम पर संगम वंश को स्थापित करते हैं और हरिहर और वुक्का इसके संस्थापक माने जाते हैं। आगे चलकर इसी वंश में एक योग्य शासक होते हैं जो कृष्णदेवराय हैं, जो तुलुवा वंश से संबंधित हैं। इनके समय में आपको विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इनके समय में ऐसे भी कृष्णदेवराय को देखें तो ये थोड़े यानी धार्मिक रूप से इनकी ज़्यादा एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। ये खुद ही विद्वान थे, विद्वानों को संरक्षण दिया करते थे। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहा करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। साथ ही साथ इन्होंने खुद आमुक्त मल्याद की रचना की थी। मंदिरों का भी इन्होंने निर्माण किया था, जिसमें विठल स्वामी मंदिर, जिसमें बहुत सारे आपको यानी मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, और जो महामंडप हुआ करता था उसमें बहुत सारे स्तंभ बने होते थे, सहस्त्रों स्तंभ, जिसे सभा भवन कहा जाता था। और इस महामंडप को आपको जो बहुत सारे स्तंभों युक्त जो असेंबली हॉल हुआ करता था, तो इस प्रकार से विजयनगर के मंदिरों में आप देखते हैं। उसी प्रकार देवी को समर्पित यह मंदिर है, जो आपको अमन मठ के नाम से जाना जाता है और जिसमें बहुत सारे स्तंभ जो लगे होते थे, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सहस्त्रों, यह भी हजाराराम मंदिर आपको विजयनगर के शासनकाल, विजयनगर का ही मंदिर है, जो हम्पी, जो उनकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की। तो हम्पी में आप देख सकते हैं कि हम्पी स्थित मंदिरों में विठल स्वामी मंदिर, हजाराराम मंदिर, उसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि रामचंद्र स्वामी टेम्पल, जिसमें बहुत सारे देखिए स्तंभ बने हुए हैं, सहस्त्रों स्तंभ। इन स्तंभों को जो कहा जाता था, इसे आपको यानी असेंबली हॉल, सभा भवन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्तंभ आपको बने होते थे। तो इस प्रकार से दूसरी ओर आप देखते हैं कि जो मंदिर है वह देवी को समर्पित भी मंदिर है। वहाँ पे अलग मंदिर हैं जो देवी को समर्पित हैं, जिसे आपको अमन मठ कहा जा रहा है, तो इसे कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता है। कल्याण मंडप। और अमन मठ जो होता था वह देवी को समर्पित होता था। तो इस प्रकार से विजयनगर के शासनकाल में यह मंदिर हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखें तो अब यहां से प्रश्न पूछे हुए हैं कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। अब यहाँ पे प्रश्न है चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। एक प्रश्न और इस पे पूछे हुए हैं। यह प्रश्न 2019 में आया था। 2008 में भी यहां से प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर, म्यूजिकल नोट्स निकालते हैं, कहां अवस्थित है? वह बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम। तो इस प्रकार से यहां भी एक प्रश्न विजयनगर से पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न भी आप देखें तो विजयनगर से प्रश्न पूछे हुए हैं, जो वर्ष 2009 में पूछा है। 2008, 2009, 2019 इस प्रकार से पूछा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी और श्रीकालहस्ती। तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं चाहता हूं कि आप दें। नेक्स्ट देखें तो फतेहपुर सीकरी। यह भी हमारा आपको फतेहपुर सीकरी, जिसका संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि यह अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर अपने जब गुजरात विजय को करता है, तो उस समय इसने फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी आपको शेख सलीम चिश्ती की याद में, शेख सलीम चिश्ती के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी को वहां पे परिवर्तित किया था और उसी चिश्ती पहाड़ी पे उसने अपने राजधानी को भी परिवर्तित किया था, क्योंकि यह जो समय काल था यह अकबर के जीवन का सर्वोच्च काल था, जब अकबर उत्तरी भारत के क्षेत्र को जीत चुका था, दक्षिण के जीतने का मार्ग को सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि उसकी गुजरात विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जैसे कि आप देखें तो मौर्य शासन काल में अशोक के द्वारा कलिंग को जीतना जितना महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार अकबर के शासन काल में गुजरात को जीतना उतना ही महत्वपूर्ण था। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कलिंग और गुजरात से क्या लेना देना है? तो यहां पे कलिंग जैसे समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र था और उस समय उसके बाद दक्षिण में बहुत ज्यादा अगर विस्तार अशोक करता तो उसके लिए वह उचित नहीं था।
उसी प्रकार आप देखें, क्योंकि वह समुद्र तटवर्ती क्षेत्र था, हाथी भी प्राप्त हो रहे थे। उसके अशोक जैसे महान शासक के रहते यह कभी भी वह बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बगल में कोई बड़ा आपको राज्य कायम रहे। तो उसी प्रकार यहाँ पे गुजरात विजय जो है यह अकबर के सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह समुद्रवर्ती क्षेत्र था, यहां से अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाता। दूसरी ओर आप देखें तो अब उत्तर को जीत चुका था, तो दक्षिण के जाने के लिए, दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए बिना गुजरात को जीते दक्षिण नहीं जाया जा सकता था। इसी उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा भी निर्मित किया था, जो सफेद संगमरमर और लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। अब यहां पे आप देखें तो इसे भी, यह भी हमारा धरोहर है। शेख सलीम के प्रति इसलिए आदर व्यक्त कर रहा था कि जब अकबर अपने जीवन में सभी चीजों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उसे कोई जीवित पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। अकबर बड़ा दुखी था और वह सलीम चिश्ती से आशीर्वाद प्राप्त करता है, और उनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उसने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखता है, जो आगे चलकर इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखें तो प्रश्न यहाँ पे पूछे हुए हैं 2018 में कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था, अभी हमने चर्चा किया। उसी प्रकार लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो यह आप देखें तो बड़ा इमामबाड़ा जो है, इस बड़े इमामबाड़े का निर्माण आपको आसफ उद्दौला के द्वारा 1784 ईस्वी में, जब आसफ उद्दौला जब लखनऊ का नवाब था, तो उसके द्वारा 1784 ईस्वी में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़े का निर्माण किया गया था। लेकिन यह आपको ईंट से निर्मित था, सफेद संगमरमर से निर्मित नहीं था। तो यहां से भी प्रश्न एक पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है, हमने बतलाया जंतर मंतर, इसे भी हमारे यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह भी हमारा टेंजिबल हेरिटेज है और इसे वर्ष 2010 में शामिल किया गया है। इसका निर्माण 1718 में सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। ऐसे कुल जंतर मंतर आप देखें जो एक प्रकार के यानी ग्रह नक्षत्र को देखने का, जानने का जो हुआ करता था खगोल शास्त्र के लिए, तो इस प्रकार से जो कुल जंतर मंतर हैं, जो आपको जयपुर में है, दिल्ली है, उज्जैन है, मथुरा है, वाराणसी। दिल्ली के बारे में आप सब भी जानते होंगे, हमेशा धरना प्रदर्शन होता है उसी जंतर मंतर पे। तो इस प्रकार से कुल जंतर मंतर जो है वह 5 हैं, लेकिन इन 5 जंतर मंतर में सिर्फ जयपुर का जंतर मंतर ही हमारा विरासत का दर्जा उसे दिया गया है और उसे यानी विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से यह जंतर मंतर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह आज मैं आपके एग्जाम से संबंधित यह डिस्कशन किया हूं, और आप सबों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर आप लोग सुनिश्चित करके उसे बताएं, उसमें कमेंट्स में लिखें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।